नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। हमने पिछले वीडियो में जून 2014 के प्रथम 25 प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तर का अध्ययन किया था। आज हम उसका पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नए इतिहास व पेपर 1 संबंधित वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रथम 25 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज हम उससे अगले 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है सूची 1 और सूची 2 से सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट में से सही उत्तरों का चयन करना है। फ्रैंको बर्नियर, टेवर्नियर और पेलसार्ट और राल्फ फिंच, ये चारों यात्री के नाम हैं और किसके काल में आए थे ये चर्चा है दूसरे सूची में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैंको बर्नियर। फ्रैंको बर्नियर 1658 से 68 के काल में आए थे। यह एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया तथा जिसकी यह मान्यता थी कि शासक ही समस्त भूमि का स्वामी है। तो फ्रैंको बर्नियर अंग्रेज के काल में फ्रैंको बर्नियर वो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए थे। तो औरंगजेब है फ्रांसीसी चिकित्सक, यानी कि इसका विकल्प फ्रैंको बर्नियर हो जाएगा 4। फिर देखते हैं टेवर्नियर। टेवर्नियर 1664 से 87 के बीच में आए थे। एक फ्रांसीसी यात्री जो कि व्यवसाय से जौहरी थे और शाहजहाँ एवं औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए थे। तो ये जो जौहरी है ये हो जाएगा टेवर्नियर, तो यानी कि इसका विकल्प 2 हो जाएगा। फिर देखिए पेलसार्ट। पेलसार्ट अंग्रेजी यात्री था जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था, तो इसका 3 ही हो जाएगा। फिर रॉल्फ फिंच। फिंच साहब का यात्रा काल है 1585 से 1591 ईस्वी। एक डच यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, तो इसका डी का हो जाएगा 1, ये रहा, यानी कि इसका विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते जाइएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इजारा, हासिल, गल्लाबख्शी और नबूद। तो इजारा जो थी वो लगान को ठेके पर देने की प्रथा थी। इजारा लगान को ठेके पर देने की प्रथा। फिर है हासिल। हासिल था मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक वसूली, यानी कि विकल्प 4। फिर था गल्लाबख्शी। गल्लाबख्शी मतलब भूमि लगान निर्धारण एवं एकत्रण का मुगलों के अंतर्गत एक तरीका। तो ये है विकल्प 1। गल्लाबख्शी मतलब भूमि लगान निर्धारण एवं एकत्रण का मुगलों के अंतर्गत एक तरीका। और बच गया नबूद, तो वह क्षेत्र जहाँ की फसल खराब हो गई हो। तो 27 का विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 2 वक्तव्य है, एक को कथन, दूसरे को कारण कहा गया है। सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था और वह मराठों के नियंत्रण में नहीं ला सका था। तो सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था, ये कथन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सैन्य दृष्टि से तो इतना मजबूत था कि पूरे ज़िंदगी अपना बर्बाद कर दिया, बस सैन्य मजबूती में ही और विजय में ही बर्बाद कर दिया। तो ये कथन गलत हो गया, अलंकृत था। वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था। हाँ, ये कथन सही है कि वह मराठों पर नियंत्रण नहीं ला सका था। तभी तो हम वीर मराठा सरदार शिवाजी के बारे में जानते हैं, जो कि औरंगजेब का एकदम बैंड बजा के रख दिया था। तो 28 का विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। ए सही नहीं है किंतु आर सही है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न। मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी थी, यह दूसरी बात है। मतलब
ये जो कथन है यह कथन किसका है? तो यह कथन J.F. रिचर्ड्स साहब का है। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन विभागों के नाम और विभाग के अध्यक्ष का पद, मतलब विभिन्न विभाग का नाम दिया है, फिर उनके अध्यक्ष कौन होते थे। तो आप जानते हैं कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद क्या होती थी, वो क्या कहलाती थी? अष्टप्रधान कहलाती थी। तो शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन विभागों का नाम दिया है तो राज परिवार एवं दरबारी मामलों से संबंधित विभाग जो था वह मंत्री संभाला करते थे, और विदेश मामलों से संबंधित विभाग था यह सुमंत। इसके अध्यक्ष जो होते थे वह सुमंत कहलाते थे। विदेश मामलों से संबंधित विभाग के अध्यक्ष सुमंत। और शाही पत्र व्यवहार जो संबंधी विभाग था उसके जो अध्यक्ष थे वो सचिव थे। और बच गया वित्त विभाग तो वो अमात्य। तो इस हिसाब से 30 नंबर प्रश्न का विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक कथन ए है और दूसरा कथन आर है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के निर्बल राजनीतिक एवं अयोग्य सेनानायक उत्तरदायी थे। तो इसमें मुगल अयोग्य सेनानायक बिल्कुल नहीं, अयोग्य उत्तराधिकारी उत्तरदायी थे। तो ये कथन सही नहीं है। इस काल में मुगल राजनीतिज्ञ और अमीर अपने स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त थे। उन्हें साम्राज्य की नियति में कोई रुचि नहीं थी। हाँ, ये कथन सही है। सब अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में व्यस्त थे और सब अपना अपना साम्राज्य बनाना चाह रहे थे, क्योंकि मुगलों के उत्तराधिकारी बड़े कमज़ोर थे। औरंगजेब के बाद तो सब नाम के शासक थे, इसलिए जो अमीर थे सब अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करना चाह रहे थे। तो 31 का विकल्प ए सही है और डी गलत है। तो इस हिसाब से इसका विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में कौन सा प्रमुख उद्योग था? तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध, यानी उत्तरार्ध मतलब हो गया 1850 के बाद, और पूर्वार्ध मतलब प्रारंभ होता है, यानी कि 1800 से लेके 1850 तक, और 1850 से 19 तक का ईस्वी जो हो जाएगा ये सब सारा हो जाएगा उत्तरार्ध में। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में कौन सा प्रमुख उद्योग था? तो इसमें हो जाएगा कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग। यही जो उद्योग था उसमें भारतीय हमेशा से थे। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, महाराष्ट्र का युवा था पर पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। बहुत बार ये प्रश्न पूछता है। देखिए, महाराष्ट्र के वो जो युवा जो था जो पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था वो था राजगुरु। नाम शिवराज राजगुरु। जन्म पुणे महाराष्ट्र के खेर में, खेर जिला। समय था, साल था 1908 ईस्वी। शिवाजी वह उनके गुरिल्ला तकनीक से प्रभावित थे। ये कौन? राजगुरु साहब। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में जन्म लेंगे तो शिवाजी से प्रभावित होना कोई चिंता की बात नहीं है, अचरज की बात नहीं है, पूरा देश उनसे प्रभावित है। और 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स जब अपने कार्यालय से निकलकर गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो वहीं पर उसको गोली मार दिया था लाहौर के पुलिस मुख्यालय के सामने। कौन? यही राजगुरु। और 23 मार्च को भगत सिंह और सुखदेव के साथ ये फांसी पर चढ़ गए थे। तो ये जो विकल्प है कि पंजाब का महाराष्ट्र का युवा पंजाब क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, तो वो थे हमारे राजगुरु साहब। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? तो राजनीतिक डकैती का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल बोले थे, जो ट्रेन लूट के अपना
स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, उसके लिए धन प्राप्त कर रहे थे। निम्नलिखित को कालानुक्रम में क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मिंटो, जॉनसोर, कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें से सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स आएंगे 1772 से 85, फिर कॉर्नवालिस 1786 से, देखिए सबसे पहले आएंगे ये हेस्टिंग्स साहब, इनके आगे डेट लिख लीजिएगा 1772 से 85 साल, फिर कॉर्नवालिस 1786 से 93, और तीसरे नंबर पर आएंगे जॉनसोर 1793 से 98, यानी उल्टा हो गया, और मिंटो सबसे अंतिम में आएंगे चौथे नंबर पर 1807 से 13। तो इससे इसका विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है, मतलब पूर्व का ज्ञान जो यूरोपीय ज्ञान है उससे घटिया है। यह टिप्पणी किसने की थी? जाहिर सी बात है यह टिप्पणी वही करेंगे जो कि अपने ज्ञान को, यूरोपीय ज्ञान को बड़े श्रेष्ठ मानेंगे। चार्ल्स वुड, विलियम कैरे, लॉर्ड मैकाले। तो जी हाँ, ये कथन जो था ये लॉर्ड मैकाले साहब का था। मैकाले वही जो कि लॉर्ड ग्रे के अधीन सन 1832 ईस्वी तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव रहे। भारत अधिनियम 1833 के क्रियान्वित होने पर उन्हें गवर्नर जनरल की परिषद का पहला लॉ मेंबर नियुक्त किया गया। भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की शुरुआत वही किए थे। मैकाले पद्धति अभी भी जानते, उसी सिस्टम पर अभी भी पढ़ाई चल रही है, कोई ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। नव राष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता था? तो नव राष्ट्रवादी ये जो बने थे गरम दल वाले, इनको नव राष्ट्रवादी कहा जाता था। पूसा में कृषि अनुसंधान किसने स्थापित किया? पूसा में कृषि अनुसंधान स्थापित करने का काम लॉर्ड कर्जन साहब ने किया था। 1905 में पूसा समस्तीपुर बिहार में ये खुला था। अभी समस्तीपुर में ये पूसा नाम रखा कृषि अनुसंधान संस्थान, ARI, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, यानी कि इसमें हो जाएगा कर्जन, जिनके काल में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयोग दिया हुआ और अध्यक्ष दिया, अकाल आयोग, रेलवे आयोग, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। तो ये जो चारों आयोग गठित हुए थे ये भी कर्जन साहब के समय में ही हुए थे। अकाल आयोग 1889 ईस्वी में बना था। इसके अध्यक्ष थे एंथनी मैकडोनाल्ड। विभिन्न अकाल आयोग बने थे जिसमें से ये जो बना था 1899 वाले, उसके आयोग थे एंथनी मैकडोनाल्ड। और फिर देखिए रेलवे आयोग 1901 में बना था। इसके अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन। और फिर सिंचाई आयोग 1901, इसके अध्यक्ष थे सर कॉलिन स्कॉट। विश्वविद्यालय आयोग 1902, इसके अध्यक्ष थे थॉमस रैले। तो 39 का इस हिसाब से विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कवियों में किसने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी? तो सुब्रमण्यम भारती जो थे, सुब्रमण्य भारती, इन्होंने रूसी क्रांति के 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो ढाका अनुशीलन समिति थी, यह अनुशीलन समिति की एक शाखा थी, यानी अनुशीलन समिति का एक ब्रांच, जिसकी स्थापना सन 1905 ईस्वी में ढाका में की गई थी। प्रारंभ में पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में पूर्वी बंगाल प्रांत में चारों ओर इसकी शाखाएं जंगल की आग की तरह फैल गई। इसकी 500 से अधिक शाखाएं खोली गई थी। तो 1900 ये जो है ढाका अनुशीलन समिति, ये मतलब कि 1905 में ये स्थापित की गई थी ढाका में। तो इस हिसाब से इसका विकल्प डी 1905 सही जवाब हो जाएगा। पर इसके साथ मतलब कि थोड़ा सा ये भी है, इस प्रश्न को स्किप कर दीजिए क्योंकि इस प्रश्न पे थोड़ा सा ये संदेहात्मक है कि इसके विकल्प शायद कोई सही ना हो। तो इसलिए हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। मेरा प्रत्येक लघुतम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। निम्नलिखित में यह किसका कथन है? तो ये कथन महात्मा गांधी जी का है कि मेरा प्रत्येक लघुतम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं
धर्म समझता हूँ। 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था? महिला शिक्षा में वृद्धि, विभिन्न सभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, महिलाओं को रोजगार को बढ़ाना और महिलाओं के मताधिकार के लिए अभियान चलाना। तो 1927 ईस्वी में जो अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का आरंभ किया गया था वो महिला शिक्षा में वृद्धि के लिए। तो ये जो विकल्प है ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था? तो महिला मताधिकार के मांग के लिए जो लंदन जाने वाला शिष्टमंडल था उसका नेतृत्व भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी ने किया था। ये वही सरोजिनी नायडू है जो कि 1925 ईस्वी के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। ये वही सरोजिनी नायडू है जो कि जब नमक कानून तोड़े गांधी जी तो उनका स्वागत किया था कि हे विधिभंजक आपका स्वागत है। तो बड़ी ही प्रसिद्ध महिला है, कवयित्री भी थी। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन प्लान के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें से ये हमारा प्रश्न है 45 नंबर। तो कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में पहले जान लीजिए। ये 1946 ईस्वी में आया था। 3 सदस्य लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इसमें हुआ था कि स्वतंत्र पाकिस्तान के निर्माण की मांग को रद्द किया गया था। इसने भारत के कॉमनवेल्थ से नाता तोड़ने के अधिकार को मान्यता दी थी। भारतीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भारतीय होंगे, ये भी बातें थी। पर इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गुंजाइश जताई। तो इसका विकल्प डी, इसका विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये गलत कथन है। 46 भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौते पर किस समस्या को हल करने के लिए 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे? तो समस्या थी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। जरा डिटेल में जाए। नेहरू लियाकत समझौता भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय संधि थी। इस समझौते के तहत शरणार्थी अपनी संपत्ति का निपटान करने के लिए भारत पाकिस्तान आ जा सकते थे। अगवा की गई महिलाओं और लूटी गई संपत्ति को वापस करना था। जबरन धर्मांतरण को मान्यता बिल्कुल नहीं दी गई थी। पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भारत में बसाया गया। कहाँ कहाँ? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में और अन्य जगहों पर। जबकि पूर्वी बंगाल से आए गए शरणार्थियों को केवल पश्चिमी बंगाल, असम और त्रिपुरा में बसाया गया था। हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया? तो राजस्थान वो राज्य था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई। ब्लैक डेथ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्लैक डेथ के बारे में आपको बता दूं, ब्लैक डेथ यानी काली मौत यूरोप के इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि 7.5 से 20 करोड़ लोगों को मौत का सामना करना पड़ा था। 5 साल तक ये चलता रहा था, बिल्कुल कोरोना की तरह। इसका आरंभ 1346 से 1353 के बीच हुआ था। शोध कहता है कि यह विषाणु था जो प्लेग के अलग अलग रूप में होने का कारण है। चूहों से इंसानों में फैला। यह प्लेग एक पिस्सू से फैला जो कि चूहों व गिलहरी जैसे छोटे जंगली जानवरों में पाए जाते थे। तो खून चूसने वाले पिस्सू जो काले चूहों पर रहते थे ब्लैक डेथ फैलने के लिए जिम्मेवार थे। सही कथन है। प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता है क्योंकि इसने जानलेवा काली सूजन हो जाती है। ये भी सही है। लोगों का विचार था कि ईश्वर ने उनके पापों को सजा देने के लिए ब्लैक डेथ को भेजा है। अभी भी कुछ लोग कोरोना के चलते धार्मिक रंग देते हैं, पर ये बात नहीं है। ये धर्म से ऊपर है। ये बीमारी धर्म देख के हमला नहीं करती है। ये एक भयानक रोग 15वीं शताब्दी में एशिया यूरोप में फैला था। यही कथन गलत है। ये 14वीं शताब्दी में फैला था, यानी कि विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नीचे 2 अभिकथन दिए जा रहे हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और द्वितीय को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, सभ्यता अपने सभी विविध पक्षों से इतिहास की विषय वस्तु बनती है। इतिहास के प्रति ऐसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण इसे सभ्यता की जीवनी बना देगा। तो 49 नंबर जो हमारा
प्रश्न है कि अभिकथन और कारण, ये बोल रहा है कथन और कारण दोनों के दोनों सही है, तो इस हिसाब से इसका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। यानी कि कथन भी सही, कारण भी सही और उसकी व्याख्या भी सही है। एक बार फिर से सुन ले। सभ्यता अपने सभी विविध पक्षों से इतिहास की विषय वस्तु बनती है, बिल्कुल, और इतिहास के प्रति ऐसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण इसे सभ्यता की जीवनी बना देगा। बढ़ते अंतिम प्रश्न। पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं, आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। यह कथन किस मध्ययुगीन इतिहासकार का है? तो मध्य युग में होने के बावजूद आधुनिक ढंग से वैज्ञानिक इतिहास लेखन के जनक होने का श्रेय था इब्न खाल्दून साहब को, जो कि अरबी इतिहासकार थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना है मुकदमा। यही कहे थे कि पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं। आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, पक्षपात से ग्रसित है, तो कभी भी आलोचनात्मक इतिहास यानी वैज्ञानिक इतिहास आप कभी लिख ही नहीं सकते हैं। आपका ये मानना है कि राजा महाराजा कभी जनता के सेवक हो ही नहीं सकते, या आप शुरू से ये मानते हैं कि राजा महाराजा हमेशा जनता के सेवक होते हैं, तो दोनों में से कोई एक धारणा अगर आप में पहले से ही है तो आप कभी भी अच्छे इतिहासकार नहीं बन सकते। इतिहासकार को कोई भी पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह या पक्षपात से एकदम मुक्त होना चाहिए, तभी वह सही और वास्तविक और वस्तुनिष्ठ इतिहास लिख सकता है। तो आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जो इस वर्ष जून 2020 या अगर डेट बढ़ी, जो कि बढ़ना ही है, जुलाई अगस्त 2020 के नेट जीआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है इतिहास वालों, मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर वीडियो में कुछ सुझाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए अपना फेवरेट नारा लगाते हैं, अब की बार जीआरएफ फॉरवार। धन्यवाद।